जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। हम डिस्कस कर रहे थे सिटीजनशिप और कंप्लीट हो गया था, बहुत ही कम क्वेश्चंस थे उससे। आज से हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल राइट्स। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, सो आई थिंक 2 या 3 वीडियोस इसमें लगेंगे। इसके अलावा देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं साइंस घटना चक्र इन द मॉर्निंग, और वी हैव स्टार्टेड विद केमिस्ट्री। उसमें हमने मेटल्स कंप्लीट कर लिया, नॉन मेटल्स हम डिस्कस कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम इट अगर आप देखें, नहीं अभी उसमें मेटल्स हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट चैप्टर, सो सॉरी। और इसके अलावा देखें तो आपके लिए 4 प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं: हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट और जोग्राफी। और एक कंप्लीट प्लेलिस्ट आपके लिए करंट अफेयर्स की भी अवेलेबल है, दैट इज़ आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स, तो वो आप चेक कर सकते हैं। और अभी इतनी प्लेलिस्ट हैं तो आप ये देख सकते हैं, और 2 रनिंग प्लेलिस्ट हैं साइंस और पॉलिटी की। ऑलराइट, सो ये आखिरी प्लेलिस्ट हैं जो घटना चक्र में जो इम्पोर्टेंट हैं, उसके बाद हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट चैप्टर और न्यू चैप्टर, दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स। एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, बहुत क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। होपिंग कि आप ये सब अच्छे से आपने पढ़ा हुआ है, और नहीं भी पढ़ा है तो देखिए यहाँ तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स ही डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ही बेसिक्स हम देख रहे हैं। बिकॉज डिटेल्स में जाने में अगेन वही है कि पूरा आपको सब्जेक्ट पढ़ना है। सब्जेक्ट के लिए हम धीरे धीरे आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दिस घटना चक्र एंड एवरीथिंग पूरा हम कोर्स ही लॉन्च करेंगे सब्जेक्ट के लिए। सो अभी बहुत डिटेलिंग की बात मैंने इसलिए किया क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो है उसमें बहुत सारी इंटरप्रिटेशन वाली चीज़ें भी, हालांकि जो स्टेट में पूछते हैं वो डायरेक्टली पूछते हैं, उसमें इतना इंटरप्रिटेशंस नहीं है, बट पॉलिटी अपने आप में बहुत इंटरप्रिटेटिव चीज़ है। तो जब भी पढ़िएगा, अब अभी अगर रिवाइज कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, बट जब भी पढ़िएगा या आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, आपने 1-2 बार ही पढ़ा हुआ है, तो आप लक्ष्मीकांत से इसको पढ़ेंगे, पढ़ सकते हैं और पढ़ना चाहिए वहीं से, बिकॉज वो एक कॉम्प्रहेंसिव पूरा एक डॉक्यूमेंट बनाया गया है, बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट है, और इंटरप्रिटेशंस के साथ पढ़िएगा, ठीक है। क्योंकि पॉलिटी एक बहुत ही डायनेमिक सब्जेक्ट है। अगर हम देखें, हर दिन आप देखेंगे कि बदल रहा है, हर दिन चीज़ें आ रही हैं, चेंजेस हो रहे हैं। जुडिशरी अपने आप को रिवाइव करती है, तो कोई आज कोई चीज़ है, कल को वो अमेंडमेंट के तौर पे चेंज हो जाएगी। सो इट इज़ अ वेरी इंटरप्रिटेटिव सब्जेक्ट, और आप उसी हिसाब से उसको पढ़ने की कोशिश भी कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? द नेहरू रिपोर्ट 1928 एडवोकेटेड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है। नेहरू जी ने जो 28 पॉइंट्स एजेंडाज बनाए हुए थे, उसमें ये एडवोकेट किया था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 रेफर्ड टू फंडामेंटल राइट्स। द ऑगस्ट ऑफर 1940 इंक्लूडेड द फंडामेंटल राइट्स। द क्रिप्स मिशन 1942 रेफर्ड टू फंडामेंटल राइट्स। देखिए, नेहरू रिपोर्ट फेवर में थी अबाउट द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? राइट्स आर क्लेम्स ऑफ स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन। देखिए, राइट्स किसके पास हैं? राइट्स तो, अधिकार तो सिटीजन्स के पास है ना, स्टेट के पास नहीं, और वो भी अगेंस्ट द सिटीजन्स नहीं है। ठीक है, स्टेट के अधिकार जो है वो फंडामेंटल राइट्स नहीं बोले जा रहे हैं। सेकेंड इज राइट्स आर प्रिविलेजेस विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट। प्रिविलेजेस नहीं, आपको अधिकार दिए गए हैं, दीज आर नॉट प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस होता है कि ऊपर से मान लीजिए कोई मार्जिनलाइज ग्रुप है, उसको कोई प्रिविलेज दिया हुआ है, रिजर्वेशन का कोई प्रिविलेज दिया हुआ है, ठीक है, बट ये इट इज़ नॉट अ प्रिविलेज। आप इसके अगर ये फुलफिल नहीं होता है तो आप कोर्ट तक जा सकते हैं। देन राइट्स आर क्लेम्स ऑफ सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट। बिल्कुल सही बात है। किसके राइट्स हैं? दीज आर द क्लेम्स ऑफ सिटीजन। राइट्स आर प्रिविलेजेस ऑफ फ्यू सिटीजन अगेंस्ट मैनी। नहीं, जो भारतीय जो कुछ फंडामेंटल अधिकार हैं जो सभी को मिलते हैं, कुछ हैं जो सिर्फ भारतीयों को मिलते हैं, लेकिन ये कुछ को कुछ के अगेंस्ट नहीं मिलते हैं, ठीक है। सो राइट्स आर एसेंशियल फॉर द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग. Importance of rights has expanded immensely and has given birth to the concept of fundamental rights, human rights, etc. Rights impose restrictions on the powers of the state, and these are a guarantee against the state actions. Thus, rights are claims of citizens against the state. Which of the following is given the power to enforce the fundamental rights of the Constitution? तो एनफोर्स करने की पावर किसके पास है? ये है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास। देखिए, आर्टिकल 13 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये पावर देता है जुडिशियल रिव्यू का। किसको? सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को। इन द केस ऑफ वायलेशन ऑफ राइट्स, द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट 226
हाँ, सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 and High Court under Article 226 in exercising their power may declare any law or enactment passed by the legislature void or unconstitutional, or the enactment passed by the legislature void or unconstitutional on the ground of contravention to the fundamental rights. ठीक है, फंडामेंटल राइट्स कैसे हैं? सो दे आर जस्टिशिएबल, नॉन जस्टिशिएबल, फ्लेक्सिबल या रिजिड. देखिए जस्टिफाइबल हैं क्योंकि आप उनको ना मिलने पर आप कोर्ट में जा सकते हैं. Who among the following persons said for the fundamental rights a pledge to our people and a pact with the civilized world? So ये बोला था डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी ने. In the words of our philosopher king Dr. S. Radhakrishnan, fundamental rights are a pledge to our people and a pact with the civilized world. And as the great jurist Patanjali Sastri, the former Chief Justice of our Supreme Court, said, the whole object of Part 3 of the Constitution is to provide protection for the freedoms and rights mentioned therein against arbitrary invasion by the state. The rights are called fundamental rights because, क्यों बोले जाते हैं fundamental rights? Because it is written in the Constitution, it is democratic, it is public welfare, it is essential for personality development. बिल्कुल अधिकार ज़रूरी है personality development के लिए. Parliament can't make law against it. The fundamental rights are written in the Constitution. They are essential for personality development. Parliament can't make law against them since they are a part of basic structure of the Constitution. Fundamental rights cannot be suspended. Fundamental rights can be suspended by order of Prime Minister. It can be suspended on the will of the President. It can be suspended during emergency. तो देखिए सिर्फ emergency के टाइम पर ही इनको suspend किया जा सकता है. President या Prime Minister के order पे इनको suspend नहीं किया जा सकता. So they are natural and non-transferable rights. Fundamental rights can only be suspended during emergency for the provision has been granted under Article 358 and 359. Fundamental rights under Article 20 और 21 इनको suspend नहीं किया जा सकता कभी भी. ठीक है, तो ये क्या है? Right to life हो जाएगा. What is meant by rule of law? Rule of law का मतलब होता है one act for all and one judiciary for all. तो rule of law imply करता है creation of laws. Their enforcement and the relationship among legal rulers are themselves legally regulated so that no one, including the most highly placed official, is above the law. The legal constraint on rulers means that government is subject to existing law as much as its citizens are. So, a closely related nation is the idea of equality before the law, which holds that no legal person shall enjoy privileges that are not extended to all, and that no person shall be immune from legal sanctions. ठीक है, तो कोई भी immune नहीं है legal sanctions से. Which of the following are regarded as the main features of the rule of law? Limitation of power, equality before law, people's responsibility to the government, liberty and civil rights. तो limitation of power है, equality before law main feature है, liberty and civil rights है, people's responsibility to government is not the feature of rule of law. देखिए रूल ऑफ लॉ प्रोपाउंड किया गया था A.V. डाइसी के द्वारा, एक ब्रिटिश ज्यूरिस्ट थे. इन द हिज कॉन्सेप्ट हैज़ द फॉलोइंग 3 एलिमेंट्स. लिमिटेशन ऑफ पावर, दैट इज एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री लॉ. नो मैन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर अ ब्रीच ऑफ लॉ. इक्वालिटी बिफोर लॉ, दैट इज इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल सिटीजन टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड एडमिनिस्टर्ड बाय ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स. Third is liberty and civil rights, that is primacy of the rights of the individual. The constitution is the result of the rights of the individual as defined and enforced by the courts. So option C जो है वो most appropriate answer बन गया है. The President of India has the power to suspend. President of India has the power to suspend what? Fundamental rights. Fundamental rights described in Article 21. Fundamental rights described in Article 21A. Fundamental rights described in Article 19. देखिए फंडामेंटल राइट्स जो डिस्क्राइब होते हैं आर्टिकल 19 में वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं अंडर आर्टिकल 358 जब भी इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है. किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ वॉर बाय एन एक्सटर्नल एग्रेशन अंडर आर्टिकल 352. ठीक है, तो आर्टिकल 352 के समय पर आर्टिकल 358 के अंदर ये प्रोविज़न दिया हुआ है कि आर्टिकल 19 को आप सस्पेंड कर सकते हो, जबकि प्रेसिडेंट के पास पावर होती है टू सस्पेंड द राइट टू मूव एनी कोर्ट ऑफ द हैज़ द पावर टू सस्पेंड द राइट टू मूव एनी कोर्ट
for the enforcement of other fundamental rights including Article 21A under Article 359. ठीक है, तो 358 के अंदर क्या है कि इमरजेंसी जब डिक्लेयर होती है ऑन द बेसिस ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन आर्टिकल 352 के अंतर्गत, तो आर्टिकल 19 को ऑटोमेटिकली सस्पेंड कर दिया जाता है, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 358 में। अब ये बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट के पास भी पावर होती है टू सस्पेंड द राइट टू मूव टू एनी कोर्ट for the enforcement of other fundamental rights including 21A under Article 329. It is noteworthy that fundamental rights obtained under Article 20 and 21 cannot be suspended. इनको आप किसी भी केस में suspend नहीं कर सकते। Article 19 is not automatically suspended in case of declaration of emergency due to armed rebellion, but then the President suspends it under Article 359. ठीक है, तो इसको प्रेसिडेंट पर सस्पेंड करते हैं 359 में। द टू करेक्ट आंसर्स सी एंड डी आर रिसीव्ड फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसमें जो दो आंसर्स हैं 21A वाला, इट कैन बी द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू सस्पेंड फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 21A अंडर आर्टिकल 359 एंड फंडामेंटल राइट्स डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 19 ऑल्सो। It is noteworthy that this is the reason why Public Service Commission has excluded this question from evaluation. Under which article of the Constitution of India fundamental rights have been provided to citizens? Citizens को provide किया हुआ है किसके अंतर्गत? तो ये दिए गए हैं fundamental rights आते हैं आर्टिकल 12 से 35 तक, जैसे कि 5 से 11 तक citizenship था, अभी fundamental rights हम पढ़ेंगे 12 to 35. Under which of the following articles the Indian citizen guarantees fundamental rights to citizens? 12 to 35. The description of fundamental rights for Indian citizen is in. So it is in 12 to 35. Consider the following statements about fundamental rights. They are a guarantee against state action. They are enumerated in Part 3 of the Constitution. They ensure social, economic and political justice. And they are unlike Bill of Rights in the USA. So देखिए तीन स्टेटमेंट सही है। फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगेंस्ट द स्टेट एक्शन, एंड ये एनोमिनेटेड है पार्ट 3 में, स्टेटमेंट 1 2 करेक्ट हो जाता है। सोशो इकोनॉमिक जस्टिस विजुअलाइज बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंड मोस्टली इन DPSP पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड टू अ लिटिल एक्सटेंट इन द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड सर्टेन other provisions of the constitution. These rights are like the Bill of Rights in USA. Which of the following articles of the Indian Constitution puts an absolute limitation on legislative power? Absolute limitation on legislative power जो है वो आर्टिकल 14 लगाता है। Equality before law has been incorporated. Under Article 14, the state shall not deny any person equality before law or equal protection of law within the territory of India on the grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. Article 14 puts a limitation on legislative power. In which article of the Constitution equal protection of law is provided? Equal protection of law आपको Article 14 में ही मिलता है। तो आर्टिकल 14 ये बोलता है दैट स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, किसी को डिनाई नहीं कर सकता स्टेट क्या? इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इट कन्फर्स राइट्स ऑन ऑल पर्सन्स वेदर सिटीजन हो या फॉरनर हो। द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये हमने लिया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये क्या सजेस्ट करता है? ये बोलता है द इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर equal circumstances both in the privileges conferred and liabilities imposed by laws. The similar application of the same laws to all persons जो कि similarly situated हैं, and the like should be treated alike without any discrimination. तो जो like हैं उनको एक जैसा treat करना होगा, कोई भी discrimination नहीं होना चाहिए। A legislation which confers on the executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of law violates which of the following articles of the Constitution of India? तो ये violate करता है Article 14, that is right to equality. The court exercises control over delegation of discretionary power to the administration of adjudicating upon constitutionality of the law under which such powers are delegated with reference to the fundamental rights enunciated in Part 3 of the Indian Constitution. तो क्या होगा? If the law confers vague and wide discretionary powers on any administrative authority, it may be declared ultra vires. Article 14, Article 19 and other provisions of the Constitution. Article 14 of the Constitution guarantees equality before law, but the courts have permitted reasonable classification to be made where the law is valid under the article. A discriminatory action would still be violative of the equality clause.
The right to equality is given by, so it is given by Article 14, 15 and 16. देखिए राइट टू इक्वालिटी इंकॉर्पोरेटेड है पार्ट 3 में अंडर आर्टिकल 14 टू 18. 14 बोलता है राइट टू इक्वालिटी, 15 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, RRCSP. आर्टिकल 16 डील करता है विद इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. 17 डील करता है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. 18 करता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स. सो 14, 15, 16 ये तीनों ही राइट टू इक्वालिटी प्रोवाइड करते हैं. Under which article of the Constitution reservation in admission to educational institutions include private and unaided to OBCs, ST and SC is made. So Article 15 Clause 5. Article 15 is related to prohibition of discrimination on the ground of religion, race, caste, sex or place of birth. Clause 5 to this article empowers the state to make such special provisions relating to reservation and admission for शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, जिसमें कि प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी इंक्लूडेड हैं, वेदर एडेड और अनएडेड बाय द स्टेट अदर देन द माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, जो कि रेफर किए गए हैं इन द क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 30. 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 में आया था एंड इट इनेबल्ड द प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन 27% फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस in government as well as in private educational institutions. Supreme Court's judgment of Indira Sawhney versus Union of India case is related to which issue? So it is related to the issue of OBC reservation in government employment. Indira Sawhney case versus Union of India and others, 1992, Supreme Court held that the reservation under Article 15 Clause 4 and 16 Clause 4 should not exceed 50%, and the states and union have by and large accepted this as correct, and it should be held as constitutional prohibition, and may reservation beyond 50% would be liable to struck down. Assertion reasoning का question है, the state can treat unequal differently with the objective of creating a level playing field in social, economic and political sphere. Reason है, among equals the law should be equal and equally administered. तो देखिए दोनों ही सही हैं और रीज़न भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. द स्टेट कैन ट्रीट अनइक्वल डिफरेंटली एज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ law guaranteed by Article 14 does not mean that all law must be general in character. कुछ reasonable classifications भी हैं varying to the needs of different classes of persons with the objective of creating a level playing field in social, economic and political sphere. But among the equals, the law should be equal and equally administered. Thus, both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Which article of the Constitution give precedence to constitutional provisions over the laws made by Union Parliament and State Legislature? तो कौन सा आर्टिकल जो है जो प्रेसिडेंस देता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को ओवर द लॉज विच आर मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर? तो ये देता है आर्टिकल 13. आर्टिकल 13 बोलता है दैट प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज या फिर पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, अगर वो फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजन से इनकंसिस्टेंसी रखते हैं, इनकंसिस्टेंट हैं, देन शेल बी वॉइड टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी. तो उनको वॉइड करार दिया जाएगा उस लेवल तक जहाँ तक वो इनकंसिस्टेंट है. पूरी तरह अगर नहीं हटा के काम चल रहा है तो चलाएंगे, इनकंसिस्टेंसी तक उनको ख़त्म किया जाएगा. Article 245 is related to the extent of laws made by Parliament and by the legislatures of the states. Article 326 ये related है to the election of the Lok Sabha and legislative assemblies of the states to be on the basis of adult suffrage, and Article 32 is for the constitutional remedies. The main objective of Article 13 of Indian Constitution is to secure the paramountcy of Constitution regarding, तो वो होगा regarding the fundamental rights. Which of the following articles of Indian Constitution belongs to different category? So Article 19 of the Indian Constitution belongs to a different category. In the given articles, Article 19 belongs to different category as it comes under the category of
राइट टू फ्रीडम, क्योंकि आर्टिकल 14 से 18 तक राइट टू इक्वालिटी के उसमें आ रहे हैं. सो आर्टिकल 19 डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, टू असेंबल पीसफुल एंड विदाउट आर्म्स, टू फॉर्म द एसोसिएशन और यूनियंस, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, टू reside and settle in any part of the territory of India, to practice any profession or to carry any occupation, trade or business. In the Constitution of India, the right to freedom is granted by 4 articles, which are, so these are article 19 to 22. The right to freedom is granted in the Indian Constitution from article 19 to 22, whereas where article 19 deals with the protection of certain rights, including right to freedom of speech, peaceful assembly, association or union, move freely, settlement, residence, etc. Article 20 deals with the protection in respect of conviction of offences. 21 deals with the right to life and personal liberty. 22 deals with the protection against arrest and detention in certain circumstances. Prohibition of discrimination on the grounds of religion, etc. Article 15 of the Constitution of India is a fundamental right classifiable under, so right to freedom of religion, right against exploitation, the cultural and educational rights, right to equality. तो ये हैं under right to equality. The prohibition of discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex, place of birth, ये एक fundamental right है which is provided in article 15 of the Indian Constitution under the right to equality, that is 14 to 18. In the Indian Constitution, the right to equality is granted by 5 articles. कौन कौन से हैं? तो equality जो है वो 14 to 18 में आएगी. Which of the following is not included in the fundamental rights to equality as enshrined in the Indian Constitution? So economic equality नहीं है, equality before law, equal opportunity, social equality है. Article 24 of the Constitution of India prohibits employment of child in factories related to hazardous works. Such prohibition is absolute prohibition, partial prohibition, reasonable और moral. तो देखिए absolute prohibition है. Article 24 के हिसाब से no child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any hazardous employment. ये absolute prohibition में आता है. Which provision of the fundamental rights is directly related to the exploitation of children? So this is article 24. Article 24 of the Constitution is related to right against exploitation of children. The article prohibits the employment of children under the age of 14 years in any factory, mines or engagement in any other hazardous employment. So यहाँ तक इसको रखते हैं हम, और इसके बाद हम start करेंगे with the next questions. Till then, keep revising, keep studying, share the channel, subscribe the channel and like the video. Jai Hind, Jai Bharat.